दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा भूगोल यानी ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा भूगोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी और पीजीटी भूगोल के साथ साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी भूगोल का प्रैक्टिस सेट संख्या 4। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्षण से संबंधित है। प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्षण के रूपों में कौन सा एक धरातलीय सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है। ऑप्शन है आपके राइम, ग्रापेल, स्लीट या फिर वर्गा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्गा। दोस्तों वर्गा VIRGA, वर्गा ये वर्षण का एक ऐसा रूप है जो धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है। स्लीट और ग्रापेल हिमवर्षण का रूप होता है, जबकि राइम जो है ये अत्यधिक ठंड से वृक्षों आदि पर ओस का हिम के रूप में जमने से संबंधित है। तो उत्तर है दोस्तों वर्षण का जो वर्गा रूप है ये धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सा स्तर जिसमें निम्नतम तापमान दर्ज किया जाता है। आपको बताना है कि वायुमंडल के किस स्तर में निम्नतम तापमान दर्ज किया जाता है। ऑप्शन है आपके समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो उत्तर है दोस्तों मध्य मंडल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मध्यमंडल में देखिए, मध्यमंडल या मीसोस्फीयर जो होता है इसका विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर। दोस्तों मध्यमंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है और इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में लगातार कमी आती है। वायुमंडल या मध्यमंडल की ऊपरी सीमा यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जेट प्रवाह जो कि ऊपरी स्तर की क्षोभ मंडलीय तरंग है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यह उच्च वायु वेग का संकीर्ण बैंड है, सही है। ये 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के निकट तरंग पथ का अनुसरण करती है, ये भी सही है। और लंबी दूरियों पर जेट प्रवाहों में एक विशेष प्रकार की सततता होती है, ये सही है। आपको बताना है सही क्या नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, जिसमें ये कहा गया है कि ग्रीष्म काल में ध्रुवीय वाताग्र जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। दोस्तों देखिए जेट स्ट्रीम पवन के वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है और शीतकाल में ये अधिक प्रबल और इसका वेग ग्रीष्म काल की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक हो जाता है। ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में जो जेट स्ट्रीम होता है इसका विस्तार कम हो जाता है, तो शीतकाल में इसका विस्तार अधिक पाया जाता है। जो ऑप्शन डी है कह रहे हैं ग्रीष्म काल में इसका अधिकतम विस्तार या अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है, ये सही नहीं है, क्योंकि जेट स्ट्रीम प्रवाह जो होता है शीतकाल में दोस्तों इसका जो विस्तार है वो अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यामोत्तर रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से किस जो समूह का संबंध है कौन सा एक सही है। तो दोस्तों यामोत्तर रेखा या भारतीय मानक समय रेखा, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कहा जाता है, ये रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। तो इसमें जो सही क्रम है, सही ग्रुप है वो है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसमें एक राज्य और है दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश। तो देखिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, ये गुजरती है। दोस्तों मानक यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से होकर गुजरती है और ये रेखा ग्रीनविच समय या जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए
आइसोहेल रेखा। दोस्तों आइसोहेल रेखा समान धूप वाली रेखाएं होती हैं। आइसोहाइट रेखा समान वर्षा वाली रेखाएं होती हैं। आइसोनेफ, देखिए आइसोनेफ दो जो होता है दोस्तों, ये सममेघ रेखा यानी समान बादलों वाली रेखाएं, और आइसोनिफ जो होती हैं ये समान हिमपात रेखा होती हैं। तो इस आधार पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 3 बार, 6 बार, 8 बार या 10 बार? तो सही उत्तर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 180 डिग्री देशांतर के सहारे खींची गई है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा से 3 बार विचलित होती है। और ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी इसलिए खींची गई है क्योंकि ये किसी स्थल खंड से होकर न गुजरे, और यदि किसी स्थल खंड से होकर गुजरती है ये रेखा तो एक ही स्थान पर 2 समय जोन हो जाएंगे, जो कि व्यवहारिक रूप से गलत हो जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर देशांतर से जो है 3 बार विचलित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैन एंड्रियास भ्रंश। देखिए जिसको सैन एंड्रियास फाल्ट कहा जाता है, ये किस प्रकार के भ्रंश का उदाहरण है? तो उत्तर है दोस्तों, सैन एंड्रियास भ्रंश जो है ये रूपांतर भ्रंश का उदाहरण है। दोस्तों ऐसे भ्रंश या ऐसे फाल्ट जो होते हैं ये संरक्षणात्मक प्लेट के किनारों पर विकसित होते हैं, और सैन एंड्रियास भ्रंश दुनिया का विश्व प्रसिद्ध अवलोकित भ्रंश है, जो कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर 1050 किलोमीटर में विस्तृत है। ये अमेरिका प्लेट और प्रशांत प्लेट के मध्य एक रेखीय रूपांतर भ्रंश है। तो कैलिफोर्निया के पास सैन एंड्रियास भ्रंश ये रेखीय रूपांतर भ्रंश का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसमें एक तरफ ज्वालामुखी और दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश बताए गए हैं। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में ये सही सुमेलित है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। माउंट एटना इटली में है, जबकि सबनकाया जो जापान दे रहे हैं सही नहीं है, क्योंकि सबनकाया ज्वालामुखी आपके पेरू में स्थित है। देखिए दोस्तों, पेरू में सबनकाया ज्वालामुखी स्थित है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है कि सबनकाया जापान में, ये जापान में नहीं बल्कि पेरू में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल कौन सी है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है दोस्तों, प्राथमिक शैलों के अंतर्गत आग्नेय शैल आती है। तो ऑप्शन ए सही है। आग्नेय शैलें भूपटल की प्राचीनतम शैलें होती हैं, और इनकी रचना तप्त और तरल मैग्मा के ठंडा होने से होती है। चूंकि सर्वप्रथम आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ था, इस कारण इसे प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है, और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ महासागरी धारा और दूसरी तरफ तट दिखाया गया है। देखिए हम्बोल्ट महासागरी धारा, दोस्तों हम्बोल्ट जो है ये आप जानते हैं ठंडी जलधारा है, और ये चिली और पेरू तट पर प्रवाहित होती है। तो हम्बोल्ट धारा ये ठंडी जलधारा है चिली पेरू तट पर। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये आपका दोस्तों यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे में प्रवाहित होती है, और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आपकी गर्म जलधारा है। दोस्तों बेंगुला धारा आप जानते हैं ठंडी धारा है, और ये नामीबिया और अंगोला तट पर प्रवाहित होती है। और अगुलहास धारा ये गर्म जल धारा है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर तट पर प्रवाहित होती है। तो देखिए हम्बोल्ट चिली पेरू, उत्तरी अटलांटिक यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे, बेंगुला नामीबिया और अंगोला, और अगुलहास धारा मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, विलियम बेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत, या लाप्लास का गतिक सिद्धांत। तो सही उत्तर है दोस्तों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत, इसको दोलन सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जलधाराओं से संबंधित है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा नहीं है?
नहीं है का मतलब आपको बताना है कौन सी एक गर्म जलधारा है। तो कैलिफोर्निया धारा, दोस्तों कैलिफोर्निया धारा जो है ये ठंडी यानी कोल्ड करंट है और ये प्रशांत महासागर में बहती है। और कनारी धारा ये ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर में बहती है। सोमाली धारा दोस्तों ये ठंडी जलधारा है, हिंद महासागर में बहती है। और सुसीमा धारा ये जो है कोल्ड जलधारा नहीं है, सुसीमा धारा गर्म जलधारा है और ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो सही उत्तर है ठंडी जलधारा नहीं है, सुसीमा धारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। तो आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए दोस्तों, सही अनुक्रम आपका हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जीवमंडल के संगठन के रूप में अगर जो देखा जाए तो समस्त जीव, जैविक संगठन और भौतिक पर्यावरण के सम्मिलित रूप से इसको जैवमंडल कहा जाता है। इसमें सबसे पहले देखिए जो क्रम आता है, पहले अणु आता है, फिर कोशिका, फिर कोशिका समूह, फिर जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और अंत में जैवमंडल आता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्रम हो जाएगा, सही क्रम आपका हो जाएगा जीव, उसके बाद जनसंख्या, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और फिर जीवमंडल। तो ये जो है जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों का एक सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार की वनस्पति दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाई जाती है, यानी कौन सी वनस्पति है जो लगभग दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती। तो ये है ऑप्शन सी, बोरियल वन। दोस्तों बोरियल वन या कोणधारी वन टैगा जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं और इस जलवायु का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है। बोरियल वन दोस्तों ये लकड़ी के वन होते हैं और दुनिया में कागज और लुगदी की आपूर्ति इन्हीं वनों से होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घास के मैदानों से संबंधित है। निम्नांकित घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है, आपको बताना है। देखिए सवाना प्रेयरीज, स्टेपीज और सवाना, सवाना और कंपोज और डाउन्स। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है आपका सवाना और कंपोज। सवाना और कंपोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं और आपसे पूछा भी यही गया है कि कौन सा युग्म जो है एक ही वर्ग से संबंधित है। तो इसमें सही उत्तर है सवाना और कंपोज, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। देखिए प्रेयरी दोस्तों, ये देखिए प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, स्टेपी मध्य एशिया में, पुष्टाज आपका दोस्तों पुष्टाज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और केंटबरी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला घास का मैदान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो ये केवल भूगोल का नहीं बल्कि जीके और जीएस के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो उत्तर है दोस्तों 1975 में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए 1972 में यूनेस्को द्वारा आयोजित मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 1975 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1975। एक प्रश्न देखिए बहुत ही आसान सा है, इसको गलत मत करिएगा। पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता कहाँ मिलती है। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में दोस्तों पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में माना जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पादप और जीवों की सर्वाधिक प्रजातियों की विविधता, इसका कारण यहाँ जीवों के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ और अनुकूल दशाएं विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए थेल्स, स्ट्रैबो, इदरीसी या फ्रेडरिक रेटजल। तो सही उत्तर है फ्रेडरिक रेटजल। दोस्तों फ्रेडरिक रेटजल को आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी दो रचनाएं एंथ्रोपोजियोग्राफी और राजनीतिक भूगोल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के निम्नलिखित विचारधाराओं में से
कौन सी जर्मन संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है आपके निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों निश्चयवाद अवधारणा की व्यवस्थित शुरुआत और विकास जर्मनी में हुआ, लेकिन इस अवधारणा को विकसित करने का श्रेय यूनानी विद्वान हिप्पोक्रेटस को जाता है। संभववाद फ्रांसीसी संप्रदाय से संबंधित है और नवनिश्चयवाद अमेरिकी संप्रदाय से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए निश्चयवाद जो है जर्मन संप्रदाय से संबंधित विचारधारा है। अगला प्रश्न है जनांकिकी संक्रमण क्या है? दोस्तों जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत किसी देश में जनसंख्या विकास का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो जन्म दर और मृत्यु दर के कालिक परिवर्तनों या संक्रमण पर आधारित है। तो सही उत्तर है जनांकिकी संक्रमण, जन्म और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, इसको जनांकिकी संक्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको बताना है स्लेज क्या है? तो आप जानते हैं स्लेज क्या है? दोस्तों स्लेज जो होता है ये एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी होती है। एस्किमो जो है ठंडे और हिमाच्छादित प्रदेश यानी साइबेरिया, अलास्का के मूल निवासी हैं। एस्किमो द्वारा बिना पहिए वाली गाड़ी को स्लेज कहा जाता है और इनके द्वारा गर्मियों में शिकार के लिए नावों का प्रयोग किया जाता है जिसको कि कयाक कहा जाता है। तो देखिए कयाक नाव है और स्लेज जो है एस्किमो द्वारा प्रयोग की जाने वाली बिना पहिए की गाड़ी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें सूची 1 में आदिवासी समूह और सूची 2 में उनसे संबंधित स्थल या क्षेत्र हैं। देखिए बुशमैन, दोस्तों बुशमैन नामीबिया में जो है इसके आदिवासी समूह हैं। पिग्मी जनजाति ये जायरे में पाई जाती है। एस्किमो आप जानते हैं कि अलास्का, ग्रीनलैंड जैसे ठंडे प्रदेशों में, और गोंड जनजाति भारत में पाई जाती है। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? यानी आपको बताना है कि सबसे पुरानी उत्पन्न प्रजाति कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया, मंगोलायड, निग्रो या निग्रीटो। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सबसे पहले निग्रीटो प्रजाति का विकास हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और मध्य एशिया में निग्रीटो प्रजाति का विकास हुआ था। निग्रीटो प्रजाति के लोग अफ्रीका के भूमध्य रेखी वनों में जैसे कांगो बेसिन, श्रीलंका, मलाया, दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह, अंडमान आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपको बताना है विभिन्न देशों की स्थानांतरित कृषि में जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, देखिए रोडेशिया में मिल्पा ये सही सुमेलित है। देखिए रोडेशिया में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका, इंडोनेशिया में टाबी। तो ये इंडोनेशिया में टाबी जो है ये स्थानांतरित कृषि का नाम नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को दोस्तों लदांग कहा जाता है। सूडान में नगासू। तो देखिए आपका सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इंडोनेशिया में झूम खेती या स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहते हैं। रोडेशिया में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका और सूडान में इसको नगासू कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों रॉटरडम बंदरगाह किस उद्योग के लिए जाना जाता है? रॉटरडम एक बंदरगाह शहर है। दोस्तों रॉटरडम नीदरलैंड का एक नगर है, व्यापारिक केंद्र है। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पोत निर्माण उद्योग के लिए। तो रॉटरडम पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक कौन है? ऑप्शन देखिए चीन, भारत, जापान और इटली। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन। संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक चीन है और भारत का इस संदर्भ में दूसरा स्थान है। अन्य देशों में वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, रोमानिया आदि प्रमुख रेशम उत्पादक देश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है। इसमें संसाधन के प्रकार हैं और उनके उदाहरण आपको बताने हैं। देखिए नव्यकरणीय संसाधन तो ये आपका मिट्टी है। अनव्यकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन ये थोरियम है। पुनर्चक्रीय ये आपका जल है और एकल संसाधन क्रायोलाइट है। तो इस तरह से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये है ऑप्शन ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो देखिए नव्यकरणीय मिट्टी,
अनव्यकरणीय का उदाहरण थोरियम, पुनर्चक्रीय का उदाहरण जल और एकल संसाधन का प्रकार क्रायोलाइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रिया है? कृषि, उद्योग, सेवा या सभी सही हैं? तो दोस्तों कृषि को प्राथमिक क्रिया, उद्योग को द्वितीयक और सेवा को तृतीयक क्रिया माना जाता है। तो सही उत्तर है अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। बादाम पहाड़, जावर, बेलाडीला या अनंतपुर? तो सही उत्तर है दोस्तों जावर लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। जावर जो है ये चांदी, जिंक और सीसा खनन क्षेत्र है जो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। देखिए बादाम पहाड़ ये आपका दोस्तों ओडिशा में स्थित है। बेलाडीला कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। और अनंतपुर आंध्र प्रदेश का लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस इत्यादि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? देखिए ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन या शीतोष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। आपको बताना है कि चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उत्तर है ऑप्शन बी आर्द्र पर्णपाती वन। दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को जल की उपलब्धता के आधार पर आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा जाता है। और आर्द्र पर्णपाती वनों में चंदन, आंवला, महुआ, कुसुम, अर्जुन और सहतूत आदि प्रजातियों के वृक्ष आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों पुरुषों की साक्षरता कितनी है? आप जानते हैं 80.9% और महिलाओं की साक्षरता 64.6% है। तो सही निकट का विकल्प है ऑप्शन बी 64.5%। सही उत्तर है 64.5% महिलाओं की जो है साक्षरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है? दोस्तों कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सही उत्तर है ओडिशा। दोस्तों ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और 65% बॉक्साइट का उत्पादन अकेले ओडिशा राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित जो है दोस्तों वो है आपका कश्मीर घाटी, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। केवल ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है। लाहौल स्पीति घाटी ये कहाँ पे है? ये महान और मध्य हिमालय के बीच है। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में दोस्तों ये लाहौल स्पीति घाटी है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये महान और मध्य हिमालय के बीच में है। तो फूलों की घाटी आप देखिए, फूलों की घाटी महान और मध्य हिमालय के बीच। कुल्लू घाटी ये दोस्तों कुल्लू घाटी महान हिमालय और धौलाधार श्रेणी के बीच है। तो ये तीनों विकल्प गलत हैं आपके, ए, सी और डी गलत हैं। बी जो है केवल सही है, कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है विषुवत क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं, सही है। कारण है कि विषुवत क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान संवहनीय वर्षा उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन डी है, पूरा विकल्प जो है उल्टा कर दिया है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन ए में रहता है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाड़े की वर्षा विशेषता है किस प्रदेश की? तो सही उत्तर है जाड़े की वर्षा भूमध्य सागरीय प्रदेशों की मुख्य विशेषता होती है। और दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है और शीतकाल में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती हैं कहाँ पर? तो सही उत्तर है सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में। दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में अंकित की जाती हैं और कर्क और मकर रेखाओं के बीच उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है।
दोस्तों विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल की अनुपस्थिति के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो विषुवत रेखा के समीप उत्पन्न नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, स्टेपी, टैगा या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो सही उत्तर है दोस्तों टैगा। दोस्तों टैगा जो है ये प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में लगभग इसका अभाव पाया जाता है। टैगा वन मुलायम लकड़ी के वन हैं और विश्व में कागज और लुगदी की आपूर्ति इन्हीं वनों से होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? यानी वर्ष भर जो ताप का अंतर होता है वो न्यूनतम होता है कहाँ पर? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। तो उत्तर है दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में वार्षिक तापांतर स्थलों पर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सागरों पर केवल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सबसे कम वार्षिक तापांतर पाया जाता है। अगला प्रश्न वायुमंडल की परतों से संबंधित है। प्रश्न है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपवर्तित या परावर्तित करती है? तो सही उत्तर है ये परत है आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल ये सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है और आयन मंडल विद्युत चुंबकीय तरंगों को परावर्तित करके संचार प्रणाली को सफल बनाता है। अगला प्रश्न है, महासागर में सर्वाधिक व्यापक कार्बनिक पैलजिक निक्षेप कौन सा है? ऑप्शन देखिए, लाल सिंधुपंख, रेडियो लारियन निपंख, ज्वालामुखी धूल या चूना प्रधान सिंधुपंख। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए दोस्तों लाल सिंधुपंख यानी रेड क्ले जो है ये महासागर तल पर सबसे अधिक व्यापक अकार्बनिक प्लेजिक निक्षेप है। लाल चीका के संगठन में एल्यूमिनियम सिलिकेट और लौह ऑक्साइड की प्रधानता होती है। लौह तत्वों की प्रधानता से इस क्ले का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर जो है क्या होता है? तो सही उत्तर है जहां पर उष्ण और शीत सागरी धाराएं मिलती हैं। दोस्तों संसार के सबसे महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र यानी मछली मारने के क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्लैंकटन के विकास के लिए आदर्श दशाएं होती हैं, जैसे डागर बैंक, ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक। ये महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र हैं जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैलेंजर गर्त कहाँ पर स्थित है? तो चैलेंजर गर्त या मेरियाना ट्रेंच ये जो है दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रतिध्रुवस्थ देशांतर कौन सा है? यानी ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो है विपरीत देशांतर कौन सा है? उत्तर है दोस्तों देखिए 105 डिग्री पश्चिम। दोस्तों देखिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ठीक व्यासीय विपरीत बिंदु को उस स्थान का प्रतिध्रुवस्थ बिंदु या एंटीपोड कहा जाता है। इसलिए 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का एंटीपोलर जो एंटीपोड होगा वो 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर जानकारी की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो सही उत्तर है स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर। दोस्तों मानचित्र पर जानकारी की मात्रा स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर निर्भर करती है। छोटे स्केल पर बने मानचित्रों में जानकारी की मात्रा अधिक होती है और बड़े मापनी पर बने मानचित्रों में अपेक्षाकृत कम सूचनाएं होती हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह स्थान जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्र, अधिकेंद्र, कोर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों जिस जगह भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप का उद्गम या भूकंप मूल यानी फोकस कहा जाता है और धरातल पर जहां भूकंपी लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसको अधिकेंद्र या एपीसेंटर यानी भूकंप केंद्र कहा जाता है। दोस्तों अधिकेंद्र पर ही भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव भी दिखाई देता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अधिकेंद्र वह स्थान है जहां पर भूकंपीय घटना सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं दोस्तों कहाँ, किससे? तो सही उत्तर है अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें एथनोस्फीयर में से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि यहीं से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? तो डेविस WM, पैंक W, स्ट्राहलर A, थॉर्नबरी WD। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, डेविस WM, यानी विलियम मॉरिस डेविस। इन्होंने अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी, और अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा पैंक W ने भी बाद में प्रस्तुत की थी। लेकिन अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले दोस्तों कौन है? इसकी संकल्पना को WM डेविस यानी विलियम मॉरिस डेविस ने प्रतिपादित की थी। इन्होंने सामान्य अपर्दन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब सागरीय लहरें और धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित और नष्ट कर दें तो परिणाम स्वरूप अपक्षयित डेल्टा क्या कहलाता है? तो उत्तर है, सही उत्तर है, जब महासागरीय लहरें और धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा को परिवर्तित और नष्ट कर दें तो रुंडित डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दोस्तों सागरीय लहरें कभी कभी डेल्टा को काट छांट कर उसे बहा ले जाती हैं, इस कारण डेल्टा के कटे फटे भाग शेष रह जाते हैं। इस तरह के डेल्टा को भग्नाकार या रुंडित डेल्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैनप्लेन शब्द का अर्थ क्या होता है? पैनप्लेन दोस्तों, पैनप्लेन शब्द का अर्थ है नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप। देखिए दोस्तों, पैनप्लेन जो है इसमें बाढ़ के मैदान के सम्मिलन से निर्मित विस्तृत समतल स्थल वाली स्थलाकृति को पैनप्लेन नाम दिया जाता है, और नदी द्वारा निर्मित ये प्रमुख स्थलाकृति है। अगला प्रश्न है, नदी अपर्दन से विकसित भू आकृतियों का कौन सा सही क्रम है? तो देखिए सही क्रम है तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान और डेल्टा। ये नदी अपर्दन से विकसित भू आकृतियों का सही परिणाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फियार्ड तट निम्नलिखित में से किस कारण निर्मित होते हैं? तो सही उत्तर है, फियार्ड तट जो है हिम नदी तट के अधोगमन से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियार्ड कहा जाता है। फियार्ड जो है एक तरह से एक प्रकार का तट या किनारा होता है। फियार्ड दोनों गोलार्धों में मिलते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, लेब्राडोर और नॉर्वे आदि में अधिकता से मिलते हैं। तो नॉर्वे जो है समुद्र तटीय कटे छटे किनारों को फियार्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित है थाल घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट आपका दोस्तों पश्चिमी घाट में केरल राज्य में है। तो पाल घाट केरल में है, ये आपका पाल घाट गोवा दिया है, सही सुमेलित नहीं है। और भोर घाट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो भोर घाट केरल में, ये गलत है, ये मुंबई या महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो देखिए दीफू जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो 2 और 3 ये आपके सही सुमेलित नहीं है। पाल घाट केरल में है, भोर घाट जो है ये मुंबई में है। देखिए यहाँ पर गलत है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। केवल 2 और 3 ये सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कयाल मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है, सही है। और कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। दोस्तों देखिए कयाल जो है ये बैक वाटर्स होते हैं, मालाबार तट की प्रमुख स्थलाकृति है। इसका प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। कयाल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र होते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोना कोलार ये सही सुमेलित है, कोयला झरिया ये भी आपका सही सुमेलित है, लौह अयस्क गुंटूर सही सुमेलित नहीं है, हीरा पन्ना सही सुमेलित है। दोस्तों गुंटूर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो सही उत्तर है विकल्प सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए सोना कोलार की खानों से, कोयला झरिया में और हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना से प्राप्त होता है। गुंटूर लौह अयस्क से सही सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ पर केंद्रित है? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल भारत का महत्वपूर्ण जूट उत्पादक राज्य है और जूट और मेस्ता उत्पादन में पश्चिम बंगाल, बिहार और फिर असम का नाम आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? ऑप्शन है शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण या समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो सही उत्तर है दोस्तों, मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसके खारेपन को हटाने के लिए खेतों में जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीजिंग के लिए कम से कम जल की आवश्यकता रहती है। अगला प्रश्न है मिलान। मिलान दोस्तों ये प्रमुख रेशमी उद्योग केंद्र है, किस देश में स्थित है आपको बताना है। तो सही उत्तर है मिलान दोस्तों ये इटली का महत्वपूर्ण रेशम उद्योग का केंद्र है। और दोस्तों मिलान फैशन और वस्त्र डिजाइनिंग का भी प्रमुख वैश्विक केंद्र है। अगला प्रश्न है डोनबास। आप जानते हैं डोनबास नामक कोयला बेसिन कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में। दोस्तों डोनबास कोयला क्षेत्र ये दोस्तों यूक्रेन में स्थित है और इस कोयला क्षेत्र का अधिकांश भाग यूक्रेन में आता है, थोड़ा सा भाग रूस के अंतर्गत आता है। और डोनबास काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में डोनेस बेसिन में स्थित है। दोस्तों इस कोयला क्षेत्र में उत्तम श्रेणी का बिटुमिन और एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है देखिए एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट या पीट। तो सही उत्तर है बिटुमिन कोयला। दोस्तों बिटुमिन कोयले का प्रयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक गहराई पर होता है उन्हें कौन से भूकंप कहा जाता है? तो सही उत्तर है जिन भूकंपों का मूल 300 किलोमीटर से अधिक गहराई पर होता है उनको पातालीय भूकंप कहा जाता है। अधिकांश पातालीय भूकंपों का उद्भव 500 से 700 किलोमीटर की गहराई के बीच होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें जल विद्युत परियोजना और उनसे संबंधित नदियों को सुमेलित करना है। देखिए मैथान परियोजना दोस्तों ये बराकर नदी पर स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना ये आपके चिनाब नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर। तो सही उत्तर है आपका मैथान परियोजना बराकर, सलाल परियोजना चिनाब और राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई कहाँ मिलती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई 3000 मीटर मुंबई तट के सहारे मिलती है यानी महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से संभावित भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न पत्र या ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।